दोस्तों, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों का भाग 6, जिसमें आज हम उद्योग क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन है अहमदाबाद, कानपुर, मुंबई या सूरत। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंबई। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई है और यहां कपड़ा मिलों की संख्या सर्वाधिक है। यहां से यूरोपीय देशों, पश्चिमी एशियाई देशों और अफ्रीकी देशों को बृहद स्तर पर वस्त्रों का निर्यात किया जाता है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई है। अगला प्रश्न है, देखिए स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। ऑप्शन है आपके 1957, 1948, 1950 या फिर 1956। तो सही उत्तर हो जाएगा 1948। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी और इस नीति ने आगामी वर्षों में भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों का पथ प्रदर्शन भी किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय हीरा संस्थान यानी इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है। ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, सूरत या जयपुर। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, सूरत में। दोस्तों, भारतीय हीरा संस्थान सूरत, गुजरात में स्थापित किया गया है। भारतीय आभूषणों की गुणवत्ता, डिजाइन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना 1978 में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रकार का उपक्रम है। सार्वजनिक, निजी, सहकारी या सार्वजनिक निजी संयुक्त। तो सही उत्तर है दोस्तों, भिलाई स्टील संयंत्र जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और ये छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है। भिलाई स्टील संयंत्र जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का यानी पब्लिक सेक्टर का उपक्रम है और इसकी स्थापना 1955 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। और ये दोस्तों भिलाई स्टील संयंत्र या भिलाई इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का पहला इस्पात संयंत्र है और यह भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल के अंतर्गत संचालित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है किस पर। निर्गमित पूंजी पर, अधिकृत पूंजी पर, अभिदत्त पूंजी पर या कुल प्रयुक्त पूंजी पर। तो सही उत्तर है कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अभिदत्त पूंजी यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल पर की जाती है, क्योंकि जो अभिदत्त पूंजी या सब्सक्राइब्ड पूंजी होती है कुल निर्गमित पूंजी का वह भाग है जो शेयर धारकों द्वारा क्रय किया जाता है। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अभिदत्त पूंजी पर की जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, देखिए निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष से सुमेलित करना है आपको। इसमें देखिए भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम जो है आईसीआईसीआई, ये 1955 में स्थापित किया गया था। मुंबई में इसका मुख्यालय है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई 1964 में स्थापित किया गया था, मुंबई में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक जिसको आईआरबीआई कहा जाता है 1985 में स्थापित किया गया था, जिसका जो है ये स्थापना 1985 में। आईआरबीआई भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको सिडबी कहा जाता है 1990 में स्थापित किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये इसका 3 हो जाएगा, 1990 हो जाएगा दोस्तों, उसमें स्थापित किया गया था। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, देखिए उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण जिसको एलपीजी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसकी नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई है। ऑप्शन है राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो सही उत्तर है दोस्तों, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा घोषित की गई और वर्ष 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और उस समय भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 है, राष्ट्रीय निवेश कोष यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, आपको बताना है। इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से प्राप्त आय रखी जाती है, सही नहीं है। इसमें लोगों द्वारा खरीदी गई सरकारी प्रतिभूतियां रखी जाती हैं, ये भी सही नहीं है। इसमें सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि रखी जाती है,
सही है। और इस कोष का प्रबंधन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, ये भी सही नहीं है। इसमें से सही है दोस्तों ऑप्शन सी, सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि रखी जाती है। दोस्तों आइए जानते हैं राष्ट्रीय निवेश कोष के बारे में। एनआईएफ यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, दोस्तों इसे निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के अंतर्गत 2005 में स्थापित किया गया था और राष्ट्रीय निवेश कोष में सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त आय को रखा जाता है। इस कोष के अंतर्गत आरक्षित राशि का 75% शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों पर व्यय किया जाता है और 25% राशि का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में निवेश के लिए व्यय किया जाता है। अगला प्रश्न यहां पर देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन देखिए 6, 7, 8 और 9 दिया गया है, लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि वर्तमान में भारत में जो महारत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या 10 है। 10 महारत्न कंपनियां हैं और इसके अलावा 14 दोस्तों नवरत्न कंपनियां हैं और 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं। तो 10, 14 और 74, देखिए 10 महारत्न, 14 नवरत्न और 74 जो है मिनी रत्न कंपनियां हैं। भारत में जो 10 महारत्न कंपनियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी, भारतीय तेल निगम आईओसी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी बीएचईएल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल और 8वां है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड, ये बीपीसीएल। इसके अलावा जो 9वां है दोस्तों ये है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल और 10वां महारत्न कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए ये 10 महारत्न कंपनियां हैं, इसके अलावा 14 नवरत्न कंपनियां और 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं वर्तमान में, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर यानी कोर क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? ऑप्शन है लौह इस्पात, परिवहन, उर्वरक और इस्पात। तो दोस्तों परिवहन जो है ये अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। वर्तमान में दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कोर क्षेत्र में 8 उद्योग शामिल हैं। इसमें विद्युत, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक और इस्पात आते हैं। और दोस्तों कोर क्षेत्र के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लगभग 40% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 8 उद्योग जो है वर्तमान में विद्युत, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक और इस्पात, ये कोर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं। परिवहन इस कोर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में स्थान और सूची 2 उनसे संबंधित उद्योगों के बारे में दिखाया गया है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, ये पोत निर्माण यानी जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मुरी दोस्तों झारखंड में है, ये एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। गुरुग्राम हरियाणा में है, ये मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और पनकी उत्तर प्रदेश में है, उर्वरक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 2, 4, 1 और 3, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की अनुमति नहीं है? ऑप्शन है चिट फंड में, लॉटरी में, जुआ और सट्टेबाजी में या उपर्युक्त सभी में। तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी में। दोस्तों भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए जो प्रतिबंधित क्षेत्र है उनमें लॉटरी, जुआ, सट्टेबाजी, फार्म हाउस निर्माण, चिट फंड, निधि कंपनी, तंबाकू निर्मित सामग्री, नाभिकीय ऊर्जा और रेलवे इत्यादि है। दोस्तों आधारभूत सुविधाओं को छोड़कर तथा हस्तांतरणीय विकास अधिकारों का व्यापार अधिकार दोस्तों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति चिट फंड, लॉटरी, जुआ, सट्टेबाजी में नहीं है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। सूची 1 में विभिन्न प्रकार के मार्क हैं और दूसरा उनसे संबंधित जो क्षेत्र है। इको मार्क, दोस्तों इको मार्क जो है ये पर्यावरण हितैषी उत्पाद यानी पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए है। हाल मार्क स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता के लिए लगाया जाता है। एग मार्क कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता और दोस्तों एग मार्क जो है देखिए ये कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता और रग मार्क ये बाल श्रम प्रतिषेध से संबंधित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1, 3, 2 और 4 तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इको मार्क पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए, हाल मार्क स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता के लिए, रग मार्क बाल श्रम निषेध के लिए और एक मार्क कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता आधारित जो है ये चिन्ह होता है।
अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई का कार्य क्या है? ऑप्शन है एकाधिकारी शक्तियों पर अंकुश लगाना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, यानी एकाधिकारी शक्तियों पर अंकुश लगाना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और कंपनियों के विलय और अधिग्रहण पर निगरानी करने के लिए सीआईआई की स्थापना की गई है। और दोस्तों 14 अक्टूबर 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई थी और इसने एमआरटीपीसी का स्थान लिया है। अब आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण लघु निर्यात विकास केंद्रों के बारे में। तो इसमें देखिए तिरुपुर दोस्तों होजरी और बुनाई उद्योग के लिए, मुरादाबाद ब्रासवेयर यानी पीतल के सामान के निर्माण, हैंडीक्राफ्ट और धातु पत्र के लिए, सहारनपुर काष्ठ नक्काशी के लिए, लुधियाना भारी मशीनरी और होजरी के लिए, सूरत रत्न मशीनरी और होजरी के लघु निर्यात के लिए, इसके अलावा पंजिम जो है ये रबर उद्योग के लिए, पानीपत हथकरघा निर्माण, भोपाल कीटनाशक उद्योग, अलेप्पी दोस्तों ये नारियल के रेशे और इससे निर्मित वस्तुओं के लिए, मोदीनगर रबर उद्योग, जालंधर खेल का सामान, मोन नागालैंड में है ये लकड़ी से निर्मित वस्तुओं के लिए, नलवाड़ी असम में है बांस आधारित वस्तुओं के लिए, इसके अलावा दोस्तों पिंजौर जो है मशीन उपकरण के लिए, रानीपेट अंबूर में है ये चमड़ा निर्यात के लिए, पीलीभीत काष्ठ पादुका के लिए। इसके अलावा अगर जो नागपुर को देखें तो नागपुर दोस्तों हस्त उपकरण निर्यात विकास केंद्र है, और विशाखापत्तनम मछली उत्पादन के लिए, मेरठ खेल के सामान के लिए, अलीगढ़ पीतल के ताले निर्माण में, आगरा चमड़ा फुटवियर और पर्यटन के लिए, खुर्जा दोस्तों मिट्टी के बर्तनों के लिए, कांचीपुरम रेशम और पारंपरिक साड़ियों के लिए, सलेम हस्त उपकरण के लिए, शिवकाशी माचिस और पटाखे के लिए, अंबाला वैज्ञानिक उपकरण, जामनगर पेट्रोकेमिकल्स, राजकोट दोस्तों इंजन पंप, बापी जो अंकलेश्वर में है ये रसायन उद्योग के लिए, बटाला मशीन उपकरण के लिए, और बरेली दोस्तों जरी उद्योग के लिए देखिए, भागलपुर बुनाई के लिए, और चंदेरी पारंपरिक साड़ी उत्पादन क्षेत्र के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण लघु निर्यात विकास केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। आइए देखते हैं भारत में रेलवे की प्रमुख उत्पादन इकाइयों के बारे में। दोस्तों चितरंजन लोकोमोटिव जो है ये 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। चितरंजन पश्चिम बंगाल में है और रेल के विद्युत इंजन बनाने का ये सबसे पुराना कारखाना रहा है। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री 1952 में पेरम्बूर में स्थापित किया गया जो तमिलनाडु में है, और यहाँ सवारी डिब्बों का निर्माण किया जाता है। इंटीग्रल रोड कोच फैक्ट्री एक 1986 में कपूरथला पंजाब में स्थापित की गई जहां पर रेल डिब्बों का निर्माण किया जाता है। डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना 1981 में पटियाला में स्थापित किया गया था पंजाब में, और यहाँ पर डीजल इंजन के विभिन्न संघटकों का निर्माण किया जाता है। और देखिए एक महत्वपूर्ण डीजल लोकोमोटिव वर्क्स 1961 में वाराणसी में जो कि उत्तर प्रदेश में है यहाँ पर स्थापित किया गया, और ये कारखाना डीजल इंजन और विद्युत शर्ट्स का निर्माण करता है। आइए लास्ट में देख लेते हैं दोस्तों रेलवे के प्रमुख नए कारखानों के बारे में। देखिए दोस्तों रेलवे का जो पहिया कारखाना है देखिए ये छपरा बिहार में स्थित है। यहाँ पर 1 लाख पहिए प्रतिवर्ष निर्मित किए जाते हैं। रेल इंजन कारखाना मधेपुरा बिहार में है जहां पर 120 इंजन की क्षमता प्रतिवर्ष है। रेल इंजन कारखाना मढ़ौरा बिहार में स्थापित किया गया है, 150 इंजनों का उत्पादन प्रतिवर्ष किया जाना है। और रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में उत्तर प्रदेश में जहां पर 1000 कोच उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और